चलो वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइस। राइट, इंट्रोडक्शन देख लीजिए। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप लोग के मॉड्यूल में है पेज 922। in the country has given rise to new and complex issues emerging from transactions entered into between two or more enterprises belonging to the same multinational group। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम मल्टीनेशनल ग्रुप। ट्रांसफर प्राइसिंग जब आप चैप्टर को आगे डेप्थ में समझोगे तो एक मेन पॉइंट समझोगे, टैक्स की चोरी, टैक्स को बचाने के तरीके, हाउ दे वर ट्राइंग टू इरोड द टैक्स, कैसे वो टैक्स नहीं भरने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कंपनीज। और ये कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, जो मल्टीनेशनल है, एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। द प्रॉफिट्स derived by such enterprises carrying on the business in India can be controlled by multinational group by manipulating the prices charged and paid in such intra-group transaction, thereby leading to erosion of tax revenues। ऑब्वियसली हम लोग का मेन पर्पस इंडिया है और इंडिया का टैक्स रेट हाई है, खास करके फॉरेन कंपनीज का तो 40% टैक्स है। इतना हाई टैक्स रेट है तो टैक्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कफला करना जरूरी था उन लोगों के लिए, तो उन लोगों ने नए नए तरकीबें निकाली टैक्स की चोरी की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज जो पहले एक आराम से एग्जांपल जाते हैं। Suppose I am operating in Mumbai and my colleague is operating in Dubai। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, एंटरप्राइजेस मेरा ही है, सब्सिडरी समझो, मल्टीनेशनल ग्रुप है, दोनों मेरी ही कंपनीज है। मैं क्या कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस बना रहा हूं यहां सिर्फ 10 रुपए में, या 10 रुपए में मैंने 1 करोड़ पीस बनाया, 1 करोड़ पीसेस समझो। एक पेन है जो 10 रुपए में बनाया, ऐसे में 1 करोड़ पीस बनाया, मतलब 10 करोड़ मेरी कॉस्ट प्राइस हुई। और मैंने दुबई दी और दुबई में उसको बोला कि ये प्रोडक्ट को 100 करोड़ में बेच दे, और मैंने उसका ट्रांसफर प्राइस रखा 100 करोड़ रुपए। दुबई में इसे 100 करोड़ में बेचा गया। Now what happened, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बुक किया, मेरा सेलिंग प्राइस था 100 करोड़, मेरा कॉस्ट प्राइस था 10 करोड़, मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 90 करोड़, और सपोज इस पर मेरा 40% के हिसाब से, या जो भी समझो 30% भी, चलो लोएस्ट टू लोएस्ट सोचते 30% के हिसाब से मेरा 27 करोड़ टैक्स आया। दिस वॉज माई टैक्स पेबल। ऑन द कॉन्ट्रारी, यहाँ का सेलिंग प्राइस 100 करोड़ था दुबई में, उन्होंने लिया भी 100 करोड़ में था, उन लोग का नेट प्रॉफिट आया 0। मतलब ओवरऑल एज एन ओवरऑल मल्टीनेशनल ग्रुप, एज एन ओवरऑल मल्टीनेशनल ग्रुप, my net profit was 90 crores plus 0 crores is 90 crores. Total tax paid was 27 crores and my final NPAT, net profit after tax, was 63 crores. That was my final planning। मतलब मैंने 63 करोड़ कमा लिए थे just by doing this। Now someone suggested ऐसा मत करो, don't do this, you change your strategy। I thought चलो उन लोग का भी मान लेते हैं, स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेते हैं। उससे बोला आप मुंबई में हो, मैं दुबई में हूँ, आपका कॉस्ट प्राइस 10 करोड़ है, हम लोग का सेलिंग प्राइस 100 करोड़ रुपए है। ठीक है, काम करते हैं, यू ट्रांसफर द प्रोडक्ट एट अ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ 10 करोड़। आपने यहाँ कितने में ट्रांसफर किया था, 100 करोड़ ना? नहीं, आप हम लोग को 10 करोड़ में दो और बोलो 10 करोड़ में बेच देना। मैंने बोला ठीक है। नाउ द सेलिंग प्राइस इन मुंबई विल बी 10 करोड़, क्योंकि ये 10 करोड़ है।
कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो 10 करोड़ क्योंकि बना था 10 करोड़ में. So my net profit amounts to just a zero, and so in Mumbai, in India, I have to pay tax zero. Now this will change here. The selling price will be 100 crores, same as above. The cost price will be just what, 10 crores, and this will be 90 crores. And suppose in tax, Dubai the tax is zero, so tax will be zero once again if Dubai is a tax haven country. So as an overall situation, as a multinational group, my net profit remains same 90 crores as earlier. My tax amounts to zero, and my NPBT will be 90 crores. So by seeing the above example, you might able to understand what happened. यहाँ 27 करोड़ टैक्स था, यहाँ 0 करोड़ टैक्स आया, यहाँ भी 90 करोड़ का प्रॉफिट था, यहाँ भी 90 करोड़ का प्रॉफिट आया. The main is this was 63 crores and this is 90 crores. Just by planning, that is undervalue the price. मैंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया और रिडक्शन ऑफ प्राइस के कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ गया. सच्ची बोलो तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा, मेरा टैक्स कम हो गया, और मेरा टैक्स कम हो गया तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया मुझे एज अ मल्टीनेशनल ग्रुप. शुड दिस बी अलाउड? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं क्या ये अलाउड होना चाहिए, क्या एक ट्रांसफर प्राइस 100 करोड़ भी रखूं या 10 करोड़ भी रखूं या 20 करोड़ भी रखूं, क्या चॉइस देनी चाहिए एसएससी को? क्या ये चॉइस देनी चाहिए एक मुंबई के एक्सपोर्टर को? तो प्राइस यहाँ कम कर देगा. सेम चीज इंपोर्ट में उल्टा भी कर सकता है. अगर ऐसा अलाउड हो जाएगा तो इंडिया से पूरे का पूरा प्रॉफिट साफ कर देंगे और वो पूरा प्रॉफिट वो कहीं ना कहीं टैक्स हेवन कंट्रीज में चला पहुंचा देंगे. टैक्स हेवन ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ टैक्स जीरो है, जहाँ टैक्स नहीं है या जहाँ टैक्स कम है. अगर इसमें से कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगेगा. इंडिया बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाएगा, और ये रोकने के लिए, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग नाम का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है. ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको यही सिखाया जाएगा कि इसको कहीं ना कहीं फिक्स करो. ये गलत है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा प्रॉफिट आप दुबई में घुमा दो. आप पूरा प्रॉफिट दुबई में घुमा दो और मुंबई में या इंडिया में आप जीरो पर रखो. वो गलत बात है. दैट्स रॉन्ग. तो फिक्सेशन ऑफ दिस प्राइस, that price is practically known as the arm's length price. That will be the key concept of the chapter transfer pricing. That will be the key concept of the chapter transfer pricing. समझ में आया? Just within 5 minutes try to copy this. Mumbai cost price 10 crores and transferred that was 100 crores. मतलब मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया था मुंबई में तो मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहा था. Everyone within 5 minutes just copy out this. या पहले बेस्ट ऑप्शन स्क्रीनशॉट लेके रखो, अगर रह जाता है तो बाद में कॉपी कर देना. Right? With a view to provide a detailed statutory framework which can lead to computation of reasonable, the word is reasonable, fair, equitable profits and tax in India. In the case of such multinational enterprises, chapter transfer pricing was consisting, section 92 has been introduced. याद ना, मुझे सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना है, बाकी दूसरी कंट्री में क्या होता है वो मेरा काम नहीं है. मुझे ये सोचना है कि यहाँ मुझे कितना टैक्स भरना चाहिए, या यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए, या यहाँ किस तरह से. अगर कोई किसी ने टैक्स की चोरी करने के लिए, देखो टैक्स चोरी करने के लिए दो आसान तरीके हैं और वही दो पर्पस है. एक, या तो इनकम को कम दिखाओ या तो एक्सपेंस को बढ़ा दो. जनरली ऐसा होता है कि एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए ही ज़्यादा यूज हो सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना. In the present age of globalization, diversification and expansion, most of the companies are working under an umbrella of a group engaged in diversified fields, sectors leading to large number of transactions between related parties. Important word होगा related parties. कौन है वो आगे देखते हैं.
Related party transaction means transaction between among the parties which are associated by the reason of common control, common ownership or common interest. That's common COI, control, ownership and interest. The mechanism for accounting the pricing of this transaction, ये transaction के बारे में प्राइस फिक्स करना, उसको ही हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग. इट कैन बी फॉर गुड्स, इट कैन बी फॉर सर्विसेज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलेटेड पार्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एसोसिएट एंटरप्राइजेस. Transfer price refers to the price of goods or service which is used in accounting for transfer of goods or service from one responsibility center to another or from one company to another associate. Transfer price affect the revenue of the transferring division and the cost of the receiving division. मतलब एक जन की इनकम और एक जन की एक्सपेंस पर डिपेंड करता है. अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो मेरी इनकम और सामने वाले की एक्सपेंस. As a result, the profitability, return on investment and the managerial performance evaluation of both divisions are also affected. As for example, अगर मैं ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में ऐसे बोलूँ, खाली ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक लॉजिक समझा देता हूँ. अगर आप मुंबई में मैनेजर हो, अगर आप मुंबई के मैनेजर हो, मुंबई के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, मुंबई के सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, और अगर मैंने आपको ये सिचुएशन में बोला था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको कमीशन मिलेगा, तो सोचो आप क्या बोलते हैं. ऊपर वाला सिचुएशन अच्छा है, 10 करोड़ का 100 करोड़ होगा, 90 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 90 करोड़ में 10% भी अगर आपको प्रॉफिट का कमीशन मिला तो 9 करोड़ रुपए मिल गया, तो आपको अच्छा लगेगा. लेकिन अगर मैं नीचे वाला सिचुएशन बोलूँ तो कि 10 करोड़ का 10 करोड़ में प्रॉफिट जीरो, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, तो आप भड़क जाओगे. मतलब मैनेजर का जो परफॉर्मेंस है वो भी इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा. और आपने रॉन्ग ट्रांसफर प्राइसिंग रखा तो अगर आप मैनेजर हो तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं तो 100 करोड़ ही लिखूंगा, मैं क्यों 10 करोड़ लिखूं. आप समझे, क्योंकि आपको उसके बेस पर कमीशन मिलने वाला होता. तो अगर आप मुंबई में सेल्स मैनेजर होता तो आप कुछ और सोचते, आप दुबई में सेल्स मैनेजर होता तो कोई और सोचते, आप सिर्फ अपना फायदा सोचते, आप ऐसे होल कंपनी का नहीं सोचते. पूरी कंपनी में तो माइट भी पॉसिबल होगा ऐसे ही बोलेंगे हम लोग का टैक्स बचाना, लेकिन उसके में अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप भी ना बोलोगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैनेजरियल परफॉर्मेंस ऑफ बोथ डिविजन्स. अगर आपने रॉन्ग प्राइसिंग किया तो दोनों में इफेक्ट आएगा. This may be understood with following examples. देखो, ATN companies is a group of companies engaged in diversified business. One of its units, X, is engaged in manufacturing of automotive batteries. Another, Y, is engaged in manufacturing of trucks. X supply batteries to Y. Obviously, ये batteries बनाता है और ये truck बनाता है. तो X जो batteries बनाता है वो Y अपने truck में use कर सकता है. In such a case, transfer price mechanism is used to account for the transfer of automotive batteries. Right? मतलब X ने Y को कौन से रेट पर बैटरीज का ट्रांसफर किया, उसको प्राइस को डिसाइड करने को ट्रांसफर प्राइस बोले. मतलब X ने कौन से रेट पर बैटरीज को Y को दिया, that will decide as transfer price. Similarly, AT company is an expert, is providing electrical and electronic services. It's engaged in providing support to its associated as well as it is engaged in outsourcing contract. If AT company provides services to associated, then the transaction should be accounted at a price कैलकुलेटिंग यूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग. मतलब एसोसिएट को अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या एसोसिएट को मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर का कंसेप्ट यूज करना होगा. क्लियर? तो फर्स्ट गो फॉर दिस चैप्टर, यहां तक इंट्रोडक्शन पढ़ के रखना. सेक्शंस का लिस्ट, ठीक है, ये हम लोग का हो चुका है. इंपॉर्टेंस और ये सब जनरली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी अगर आपको पढ़ना है चैप्टर प्लीज समझना, बहुत वास्ट है. मतलब ऐसा मत सोचना कि मैं आराम से पढ़ सकूंगा. ट्रांसफर प्राइसिंग सम्स ज्यादा करेंगे हम लोग, 5 मार्क का चैप्टर है लेकिन वास्ट बहुत है. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड, जो इंपॉर्टेंट है वही करो. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट द फॉलोइंग. फर्स्ट, करेक्ट प्राइसिंग करना गुड्स और सर्विसेज का, जो हम लोग ने अभी ऊपर डिसाइड किया. परफॉर्मेंस, मैनेजर्स के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में बहुत काम आता है. अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग रॉन्ग है तो आपका परफॉर्मेंस, आपका इवेल्युएशन रॉन्ग हो जाएगा. एंड हेल्प टू कंप्लाई द स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन. सिंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द प्रॉफिट और कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट, ये सब फैक्टर्स आते हैं. हाँ, इंडिया का तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, एक बार पढ़ लेते हैं.
in transfer pricing provision in India. Increasing participation of multinational groups in economic activities in India have given rise to new and complex issues emerging from transactions entered into between two or more enterprises belonging to the same group. ये भी हम लोग ने जो ऊपर पढ़ा उसको ही घुमा फिरा के, इट्स मल्टीनेशनल ग्रुप होना चाहिए, होते हैं, या दो से ज्यादा एंटरप्राइज एक सेम मल्टीनेशनल ग्रुप में बिलोंग करती है. Hence there was a need to introduce a uniform and internationally accepted mechanism of determining reasonable, fair and equitable profits and taxes in India. Accordingly, Finance Act 2001 introduced law of transfer pricing. 2001 में आया, सेक्शन 92 जो हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया. Year 2012 brought a big change in transfer pricing regulation in India, whereby government extended the applicability of transfer pricing regulation to specify domestic transaction which are enumerated. मतलब domestic transaction पे भी आ गया. This would help in curbing the practice of transferring profit from taxable domestic zone to taxable free domestic zone to tax free domestic zone. Sorry, मतलब एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर करना, मतलब might be possible. Suppose मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. Suppose आप X में हो, X सिटी में हो, समझो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, X सिटी में हो और Y सिटी, राइट, और आपको यहां से गुड्स बेचना है किसी को. अगर आप X डायरेक्ट बेचता है, समझो X का कॉस्ट प्राइस है, X का कॉस्ट प्राइस है समझो 10 करोड़ और सेलिंग प्राइस है समझो 25 करोड़, तो वो यहाँ एक 25 करोड़ में उससे बेच देगा समझो, तो X का प्रॉफिट हो जाएगा 15 करोड़ और 15 करोड़ पर अगर 30% टैक्स होगा तो 4.5 करोड़ आ जाएगा. अज्यूमिंग X है ना, वो किधर है, X है ना डोमेस्टिक जोन में या टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन में. अभी X को लगा यार ये तो 4.5 करोड़ रुपए तो टैक्स में गया, 10 का मैंने 25 में बेचा, 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 4.5 करोड़ तो टैक्स में दिया. तो ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, Y है ना वहां बिजनेस सेटअप किया जो टैक्स फ्री जोन में, और क्या किया, X ने Y को दिया 11 करोड़ और Y ने बेचा 25 करोड़ में. तो नाउ X के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 11 करोड़, कॉस्ट प्राइस 10 करोड़, तो सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो सिर्फ 30 लाख का टैक्स आया. और Y का सेलिंग प्राइस 25 करोड़, कॉस्ट प्राइस 11 करोड़, क्योंकि उसने 11 में लिया था X से, 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और टैक्स आया 0. मतलब ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट था, ओवरऑल प्रॉफिट देखो यहाँ 1 करोड़ है और यहाँ 14 करोड़ है, यहाँ 15 करोड़ था, मतलब मेरा प्रॉफिट सेम रहा, लेकिन मेरा टैक्स जो पहले 4.5 करोड़ था वो हो गया सिर्फ 30 लाख. क्यों? क्योंकि मैंने इंटेंशनली ट्रांजैक्शन को ऐसे दिखा दिया कि टैक्स फ्री जोन से गया, जबकि वो टैक्स फ्री जोन से नहीं गया था, वो टैक्सेबल डोमेस्टिक जोन का था. मैंने पहले टैक्स फ्री जोन को दिया और फिर जोन ने बेच दिया. तो ये चीटिंग को भी रोकना जरूरी था. समझा? समझ लो एक बार. As stated earlier, the fundamental of the transfer pricing provision is that transfer price should represent the arm's length price. Arm's length price को international word है. जनरली हम लोग जहाँ यहाँ हम लोग बोलते हैं ना फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट प्राइस, उसके लिए दे यूज द वर्ड आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड एंड सर्विस रेंडर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. तो आर्म्स लेंथ को फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा. In general, arm's length price means the fair price of goods or of goods transferred or service rendered. In other words, the transfer price should represent the price which could be charged from an independent party in uncontrolled condition. याद ना, independent party. It should not be related parties. It should not be related parties.
एंड द कंडीशन शुड बी अनकंट्रोल्ड, मतलब एक पार्टी दूसरे को कंट्रोल में नहीं रख रही। कंट्रोल में होगा तो ऑब्वियसली सामने वाला उसको बायसनेस हो जाएगा, सामने वाला कम रेट पर मांग सकता है, तो कंट्रोल कंडीशन नहीं, अनकंट्रोल। और इंडिपेंडेंट पार्टी दे शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टीज, दैट इज आर्म्स लेंथ। फेयर मार्केट मतलब अज्यूम करो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक साइड समझो मेरा कजिन है और एक साइड बाहर वाले पर्सन है, समझो मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मैं अगर मैं कजिन को और बाहर वाले को लगता है सेम में बेचूंगा, नहीं, बाहर वाले को अगर मैं 15,000 बेच रहा हूँ, मेरे अपने कजिन को 12,000 में बेचूंगा। आंसर ऐसा करना उन लोग के हिसाब से गलत है, क्योंकि आपने जानबूझकर अपने कजिन को सस्ते में दिया। ऑब्वियसली वो गलत है, क्योंकि अगर मैं सस्ते में देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, मेरा जीएसटी से लेकर टैक्स सब कम हो जाता है, तो इन दैट सिचुएशन दे विल नॉट अलाउ दिस। छोटे में चीज में हम लोग करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बड़े लेवल पर रोकना जरूरी है। Arm's length price calculation is very important for a company. In case the transfer price is not at arm's length, it may result into wrong performance। जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा वही होगा, जो पढ़ता ना, वो 3 मेन था, wrong performance, wrong pricing and non compliance of the laws। जो 3 हम लोग ने ऊपर पढ़े, दिखा, ये दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट प्राइसिंग नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं था और स्टैट्यूटरी, यही 3 पॉइंट्स का गलत आंसर आना, दैट विल रिजल्ट। वापस एग्जाम्पल देखो, द सेम मे बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कंपनी ए एंड टी इज वर्किंग अंडर कॉमन अम्ब्रेला एस ए टी एंड कंपनी ए मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट विच इज द रॉ मटेरियल फॉर टी, मतलब ए बना के टी को दे रहा है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक जन बैटरी बना रहे हो ट्रक्स में यूजर, ऐसा लॉजिक। ए चार्जेस प्राइस मोर देन आर्म्स लेंथ टू टी, राइट। अभी समझो, इधर ध्यान दो, ए प्रोडक्ट बना रहा है, टी को दे रहा है, और टी सपोज उसको मार्केट में बेच रहा है, या जो भी समझो, या प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अभी ए ने ट्रांसफर प्राइस रखा है, उसने प्राइस चार्ज किया है, उसने प्राइस चार्ज किया समझो 1000 रुपीज, जबकि एक्चुअल उसका प्राइस होना चाहिए एज पर आर्म्स लेंथ होना चाहिए सपोज सिर्फ 70 रुपीज, सॉरी 700 रुपीज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो गया 1000 रुपीज, राइट। मतलब ए ने, सुनो वापस, ए ने जो 700 में बेचना चाहिए वो 1000 में बेचा, तो टी का कॉस्ट बढ़ गया, टी का कॉस्ट बढ़ गया और ए का रेवेन्यू बढ़ गया, ए का रेवेन्यू बढ़ गया, टी का कॉस्ट बढ़ गया। टी का कॉस्ट बढ़ गया तो उसको क्या हो गया, उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखनी होगी, और अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखेगा तो रॉन्ग प्राइसिंग के कारण वो कंपटीशन में खड़ा नहीं रह पाएगा। देखो, द रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए इंक्रीज, बरोबर है, ए का रेवेन्यू बढ़ गया तो कॉस्ट ऑफ टी विल इंक्रीज, टी का कॉस्ट बढ़ गया, दिस विल रिजल्ट इनटू रॉन्ग प्राइसिंग व्हिच मे फर्दर लीड टू नॉन कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब मार्केट में जब टी के सामने कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइस लेस देन द आर्म्स लेंथ हुआ तो द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ए डिक्रीजेस, द पेरेंट कंपनी में क्लोज द कंपनी ए ट्रीटिंग इट्स अ लॉस मेकिंग, cost of D decrease, therefore the company T may charge lower price which may lead to loss of at a group level। अभी क्या होगा देखो, सॉरी नीचे वाले पेज में था, एक मिनट। अभी सपोज असम्पशन पर कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है ना, वो भी समझो है 800 रुपए, नहीं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए है समझो 690, मतलब ए का कॉस्ट प्राइस 690 है और आर्म्स लेंथ प्राइस 700 है। अभी ए ने क्या किया, 600 में टी को दे दिया, टी ने बोला अपना अंदर अंदर है ना सस्ते में दे, तो उसके कारण ए का रेवेन्यू कम हुआ, तो माइट बी पॉसिबल उन लोग को लॉस आना चालू हो गया, लॉस आने गया। और टी को अच्छा क्या हुआ, टी का कॉस्ट कम हुआ, तो टी ने क्या किया, सोल्ड फॉर लेसर वैल्यू, सस्ते में बेचा, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी कम हो गया। टी को क्या लगा 600 रुपए में आया ना, चल मैं भी सस्ता में बेच लेता हूं, मतलब समझो यहाँ टी बेच रहा था अजम्पशन पर 1100 में, टी को क्या लगा
1000 में आ रहा है तो मैं 1100 में बेच रहा हूँ, इधर 600 में आ रहा है, चल एक काम करता हूँ मैं ही 700 में बेच देता हूँ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि टी को लगेगा चल 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ए ऑलरेडी लॉस करके बैठा है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ओवरऑल एज ए बिजनेस भी लॉस है। तो इन शॉर्ट ना ज्यादा में बेचना चाहिए ना कम में बेचना चाहिए, मतलब आर्म्स लेंथ से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और आर्म्स लेंथ से कम भी नहीं होना चाहिए। ये आर्म्स लेंथ से कम था नीचे वाला, तो टी का कॉस्ट कम हो गया, ग्रुप लेवल पर लॉस आ जाएगा। सो ए चार्जेस आर्म्स लेंथ टू टी, द रेवेन्यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर। और तो उन लोग यही बोलने वाले हैं, ज्यादा भी मत रखो कम भी मत रखो, and T will be paying the price equivalent to the market price and the cost will be correct. In short, आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा में अगर बेचा तो भी गलत है, आर्म्स लेंथ प्राइस से कम में बेचा तो भी गलत है, राइट? मतलब यू शुड सेल एट आर्म्स लेंथ प्राइस। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज नॉट रिक्वायर्ड, ये कॉपी कर लो चलो।